हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज तक कभी सीरियस नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी के घर का भी होगा तो भी नहीं लेगा। और सबसे बड़ी घटना रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन। कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता। राजनीति मतलब धन, राजनीति मतलब मित्र, राजनीति मतलब संगठन, राजनीति मतलब अलायंस। मारो इसको। अब कब कार्रवाई करोगे? डोनाल्ड ट्रंप हो तुम, एसएसपी इलाहाबाद हो और गलती से तुम्हें दाऊद इब्राहिम रात को टकरा गया। दुनिया में रिश्ता बनाना किसी को बुरा नहीं है। भावुकता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर वो अंधी भावुकता है तो। पहला कैरेक्टर रैंचो, दूसरा कैरेक्टर शेरशाह सूरी, तीसरा नेपोलियन और चौथा अर्जुन। रैंचो मॉडल ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। रैंचो मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। कर्जन आया ही कब है? 1899, 1899। 1899 भारत का कौन सा समय है जब एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो रहे हैं? लाल बाल पाल, राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब उसको भारत की जनता को उग्र भी नहीं बनाना है लिट्टन की तरह। लिट्टन किस लिए आया था? लिट्टन आया था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा को दबाने के लिए, लेकिन दबाने के बजाय उसने क्या किया? उसको भड़का दिया। यही तो किया लिट्टन ने। उसके बाद रिप्पन आता है और रिप्पन उस परिस्थिति को संभालता है। लेकिन कर्जन वो आधुनिक इतिहास का एक बहुत प्यारा नायक है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज तक कभी सीरियस नहीं हुए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रैंचो को देखो, जब वो उससे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, क्लियर है वो एकदम क्लियर है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तीसरी बात उस आदमी के अंदर ये है कि कॉमन सेंस का जो लेवल है, शिक्षा जो जिस विवेक को पैदा करती है शिक्षा, वो विवेक उस व्यक्ति के अंदर है। एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सब पेपर लिख रहे हैं, लेट हो गया है और जब वो पेपर जमा करने जा रहे हैं तीनों, फरहान, राजू और रैंचो, तो प्रोफेसर कह रहा है कि तुम लेट हो गया, तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहता सर आपको पता है हमारा नाम क्या है? अरे बोले तुम प्रधानमंत्री मोदी के घर का भी होगा तो भी नहीं लेगा। कहता सर आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है? कहता नहीं पता, फिक्स कर लेता। ये है रैंचो मॉडल। जिनके पास ये क्षमताएं हैं उन्हीं के लिए दुल्हन मंडप से भागेगी। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं यहां आया इलाहाबाद और सबसे बड़ी घटना रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन। कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता है, पर हो गया। और जब पहली बार मार्कशीट आई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी इतिहास में पहली बार, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट में नहीं, मतलब मैं रैंक वैंक में तो ज्यादा भरोसा नहीं करता और खासकर मैं पढ़ाई में ही नहीं करता, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि पढ़ाई कितनी बड़ी ताकत है। यहाँ आके मुझे पता चला कि वो जो डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है, वो इस बात की सूचना है कि जिसको भी अपने जीवन को बदलना है उसे किताब को गले लगाना पड़ेगा। अब इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसे आदमी का नाम बताता हूं जिसके पीछे दुल्हन खुद ब खुद भागती रही, क्योंकि उस आदमी के सिद्धांत क्लियर हैं। वो आदमी एक जमींदार का बेटा है, अनाथ है, मतलब पिता तो है पर मां नहीं है, और मां सौतेली है। और सौतेली मां का ये रवैया है उस आदमी के प्रति कि वो उसे घर में रहने ही नहीं दे रही, पर उस आदमी के बेसिक सिद्धांत बहुत क्लियर है। मतलब इतिहास का वो इतना प्यारा नायक है कि अगर उसको 5 साल और समय मिल गया होता तो शायद मुगल भारत की गद्दी पर बैठ ही नहीं पाते। दुर्भाग्य उस आदमी का सिर्फ ये था कि सिर्फ 5 साल का समय मिला, और 5 साल के समय में उस आदमी ने जड़ें इतनी गहरी कर दी। और उस आदमी का आरंभिक नाम है फरीद और उसका ऐतिहासिक नाम है शेरशाह सूरी। उसके सिद्धांत इतने क्लियर हैं, इतने सिंपल क्लियर है, मतलब कहीं कोई डाउट ही नहीं है उसको पता है कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हुमायूं, ये साइकोलॉजिकली ठीक आदमी नहीं है। शहर बनवा रहा, दीन पनाह, अफीम, बोल दिया मैंने बेटा, आपके आदेश को मैंने आगे बढ़ा दिया है। जवान से मार डालेंगे, तुम्हारी इतनी ताकत ही नहीं कि तुम्हारे लिए कट्टा लाना पड़े। हर आदमी पे ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता। उसको पता है कि जो आदमी गद्दी पे बैठा है, मुगल राजा जो गद्दी पे बैठा है, अगर उस आदमी का तुम राइज देखो, पावर में आने का, जिस तरह से वो आदमी गद्दी पे बैठा है, 1530 से वो आदमी एक्टिव होता है। और 1530 वो समय जब बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और 1530 वो समय है जहां से शेरशाह सूरी एक्टिव होना शुरू करता है। और उस आदमी का कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है, इतने, वो जानता है कि यार पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। राजनीति मतलब धन, राजनीति मतलब मित्र, राजनीति मतलब संगठन, राजनीति मतलब अलायंस। और बिहार का गवर्नर है, उसके बेटे को वो आदमी ट्यूशन पढ़ाता है, मोहम्मद शाह। उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा होता है कि बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो जाती, और मास्टर साहब ने बिहार के गवर्नर की पत्नी से शादी कर ली और शेरशाह सूरी बन गया बिहार का गवर्नर। अपनी पत्नी की बहन को, जिसका हस्बैंड मिर्जापुर का कमांडर है, उसको छोड़ने जा रहा है,
और जब छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में एक इंसिडेंट घटती है, शेर हमला करता है कारवे पे और आदमी शेर को पटक के मार देता। मारा या नहीं मारा ये तो नहीं पता, लेकिन जब लेडी ने पर्दा हटा के देखा तो शेर पे बैठा था वो। उसने कहा शेर और मारते हो क्या यार। और मिर्जापुर के गवर्नर की भी मृत्यु हो जाती है और वो आदमी मिर्जापुर के गवर्नर की पत्नी से विवाह कर लेता है। बिहार, मिर्जापुर, दो सबसे ताकतवर किले उसके कब्जे में है, पर उसको पता है कि इस मुगल बादशाह से लड़ने के लिए धन चाहिए। प्लानिंग देखो उसकी। इसलिए इस खेल की जो दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है वो है प्लानिंग। अब उस आदमी को धन चाहिए और धन के दो केंद्र हैं भारत में। या तो तुम्हारा बंगाल पे कब्जा हो, क्योंकि बंगाल में धन कहां से आ रहा है? इंडो चाइना से आ रहा है। इंडो चाइना से भारत में क्या आ रहा है? एक मसाला आ रहा है और एक रेशम आ रहा है। तो या तो आपको बंगाल पे कब्जा करना है या तो आपको गुजरात पे कब्जा करना है, क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों का संबंध किससे है? फारस की खाड़ी से। पश्चिम का पूरा व्यापार गुजरात से हो रहा है और पूरब का पूरा व्यापार बंगाल से हो रहा है। तो उसको पता है कि धन चाहिए। तो 1538 में वो आदमी बंगाल पे कब्जा करता है और हुमायूं को कोई चिंता नहीं है। उसका भाई उससे कह रहा है बार बार कि सर भैया 2 महीना प्रीलिम्स और बचा है। बोले बचा रहने दे, पहले धुरंधर देख ले। अब जब बंगाल पे कब्जा होता है तब हुमायूं जागता है। ऐसे बड़े सारे तैयारी करने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि आईएएस की तैयारी में एक दिन पर, यही इस खेल की सबसे बड़ी चुनौती है, पर डे पढ़ना है। हुमायूं निकलता है। अब देखना शेरशाह। प्लानिंग किसको बोलते हैं? राजा वाली बात क्लियर हो रही? हमें भाड़ में गई एसी यार, तुम एसी के चक्कर में पड़े हो। हम जब पैदा हुए तो हमारे यहाँ कूलर भी नहीं था। प्लानिंग किसको बोलते हैं? आप प्लान ही नहीं करते। एक तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी की कमी है, कनेक्टिविटी है ही नहीं, कॉन्सेप्ट आप बनाना ही नहीं चाहते। एक लड़का जिसने कोशिश किया। तुम मेंस वगैरह लिखे हो? हाँ निश्चित लिखे होगे। इंटरव्यू दिए हो? अभी नहीं दिए। कितनी उम्र हो गई? अपना नाम लिखा देना, तुम्हारा स्टडी आईक्यू में फ्री करवा देंगे। ये डायरेक्टर हैं, इनके पास जाना है, बस पर्ची ही काफी है। हुमायूं जागृत होता है 1538 में, जो पता चलता है कि शेरशाह ने बंगाल पे पूरा मिर्जापुर से लेकर बंगाल तक का इलाका शेरशाह के कब्जे में। और ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर से पूरा बंगाल। फिर वो क्या करता है? हुमायूं जाता है बंगाल। अब कहानी बड़ी प्यारी है, इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंगम मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। तुम्हारा मॉडल ही वही है, चमत्कार से बलात्कार वाला। दीनहीन बैठे हो भैया, कुछ बता दो। सेल्फी लेने चले आओगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। अब हुमायूं को पता चलता है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब मिर्जापुर से बंगाल तक का शेरशाह का कब्जा। हुमायूं बंगाल पहुंचता है। शेरशाह को हुमायूं का नेचर पता है। शेरशाह क्या करता है? पूरे बंगाल को सजाता है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की अफीम मंगाता है, क्योंकि उसको पता है कि अफीम चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे डांसरों को इकट्ठा करता है, क्योंकि इसको पता है कि इसको नाच देखने का शौक है। अब जैसे ही हुमायूं पहुंच रहा है बंगाल, वो बंगाल का नाम रखता है जन्नताबाद। तुम यहाँ तैयारी करने आए हुमायूं की तरह, कोचिंग में गए, किसी लड़के ने कह दिया बहुत अच्छे लग रहे हो, और तुमने कहा आप चिंता मत करिए, मैं पेपर पढ़ के आपको समझाऊंगा। समझ गई कि देसी गुलाम है ये। 9 महीना हुमायूं बंगाल में है। 9 महीना उसको भूल ही गया वो आया किस लिए था। 9 महीना कंपनी गार्डन में बैठा हुआ है। कंपनी गार्डन में बैठ के कह रहा है आपकी आंखें बहुत अच्छी है। लड़की कह रही डूब जाए इसी में, और तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद क्या होता है कि पिताजी घर से फोन करते हैं कि भैया देखो रिटायर हो गए, पैसा घर में नहीं है, वापस चले आओ। तब वो आदमी जागता है। हिंदाल आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ उसको मैसेज भेजता है। भेजता नहीं, अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर देता है हिंदाल। जब हुमायूं को पता चलता है कि उसके भाई हिंदाल ने अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया, वो बंगाल से लौटता है। और बंगाल से लौटता है, पहुंचता है चौसा, बैटल ऑफ चौसा 1539। और जब वो चौसा पहुंचता है, शेरशाह की आर्मी उसके सामने है। कितना प्यारा मौका है वहां गिराकर तुरंत मारने का। वेट करता है, बैठा है, शेरशाह की सेना सामने, हुमायूं की सेना सामने, आमने सामने। कितना प्यारा मौका है, शेरशाह उसके सामने। एक्शन करो, मारो इसको। अब कब कार्रवाई करोगे? डोनाल्ड ट्रंप हो। 3 दिन बाद देखना कहीं तुम में ये सब गुण तो नहीं है। 3 दिन बाद शेरशाह अपनी आर्मी उठाता है, डोरा डंडा, जा रहा है, बैटल फील्ड छोड़ के जा रहा है, युद्ध मैदान छोड़ के जा रहा है। जैसे ही वो जाने लगा, इसके पास श्रेष्ठतम मौका है हमला करने का। छोड़ना नहीं है दुश्मन को। अब तुम एसएसपी इलाहाबाद हो और गलती से तुम्हें दाऊद इब्राहिम रात में टकरा गया। उसने कहा देखो भैया मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मुझे छोड़ दो भैया। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो दोबारा तुम नहीं बचोगे। हुमायूं जाने दे रहा शेरशाह को। उसके सलाहकार कह रहे हैं कि सर हमला करो। कह रहा जाने दो। कहाँ जा रहा है? बोले साहब बगल में एक कबीलाई सरदार है, मराठा चेरो, उसने साहब इनको गाली दी है साहब, उनको सजा देने जा रहा है। चलो चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने हमला नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। पता क्या कर रहा है? हुमायूं अपने कैंप में भागता है और अफीम का बक्सा खोलता है और शुरू।
और सिर्फ यही नहीं, शुरू डांस, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, और रात में चौसा है भैया, चौसा। और शेरशाह को पता था कि बेटा तुम नशे में हो, किसी को मारने का सबसे प्यारा तरीका है उसे नशे में करके तब मारो, और रात में हमला करता है शेरशाह सूरी। ये सब तो पढ़े होगे ना, पर तुमने पढ़ा है चतुर्लिंगम मॉडल में। तुम क्यों किसी चीज को नहीं छोड़ पाते हो? एक जिंदा जो दिमाग है, जिंदा जिस आदमी का दिमाग जिंदा है, वो 2 अटेम्प्ट देगा, उसका नहीं होगा, वो तुरंत अपने ट्रैक को चेंज करेगा, क्योंकि तैयारी मिनिमम 1 साल होती है, मैक्सिमम 2 साल होती है, मैक्सिमम। और एक बार तैयारी हो गई, उसके बाद फिर सिर्फ रिवीजन होता है, फिर कोई तैयारी नहीं होती। इसलिए तुम बहुत सारे लड़कों को देखोगे जो सेलेक्ट होने के बाद या कहीं जॉब करने के बाद, बैंक में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, या एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो सिलेक्शन लेते हैं। कितने सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं और वो सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप तैयारी कर रहे हो उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी तैयारी खत्म हो गई, तैयारी का मतलब क्या, पढ़ना नहीं, तैयारी मतलब समझ का विकास। आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो, आप कल्चर क्यों पढ़ रहे हो? अब मौर्य काल में अगर आपका इंटरव्यू बोर्ड में पूछ ले रहा है कि हाँ भाई मौर्य काल में स्तूप मंदिर क्यों नहीं, तो आपको समझ आना चाहिए कि कल्चर का रोल क्या है। वो इंटरव्यू में क्या करेगा, आपकी पर्सनैलिटी कोई तो चेक करेगा, नॉलेज तो आप दिखा चुके हो मेंस में। हुमायूं नशे में है, लेकिन नशे में एक बड़ा अच्छा काम करता है, गंगा में कूद जा रहा है, उसको पता है मैं लड़ तो पाऊंगा नहीं, वो गंगा में कूद जा रहा है, गंगा में कूद जा रहा है, तो निजाम नाम का एक भिश्ती है जो पानी लेके चलते हैं, वो उसको बचाता है। इसलिए बाद में कहानी है कि उसने निजाम को एक दिन का सुल्तान बना दिया था, राजा बना दिया था, और उसने चौड़े के सिक्के चलाए थे। तो दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि दुल्हन आपके साथ आ जाए, शेरशाह की तर्ज पे प्लानिंग करना शुरू करो। बिना योजना के सिर्फ चपरासी और बाबू जीते हैं, राजा कभी नहीं जीता। तुम्हारा दिन प्लान नहीं है, तुम्हारा हफ्ता प्लान नहीं है, तुम्हारा महीना प्लान नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है, तुम्हारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। देखो दुनिया में रिश्ता बनाना किसी से बुरा नहीं है। सर ने कुछ पॉइंट बोले थे कि आप सोच रहे हो कि अगर ये आदमी रिश्ता बनाना, समाज है, रिश्ता तो बनाना ही है, पर मजनू की तरह नहीं बनाना है। जब खलीफा को पता चला कि मजनू नाम का कोई आदमी है, तो खलीफा को भरोसा ही नहीं हुआ, राजा को जल्दी भरोसा नहीं होता इस बात पे। लोगों ने बताया कि साहब रो रहा है, साहब बहुत रो रहा है साहब, और दिन भर लैला लैला कर रहा है। बोले नहीं यार, बोले हाँ साहब, तो बोले बुलाओ यार। तो मजनू को बुलाया गया, तो देखा कपड़ा वपड़ा फटा है, दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, तो बोला कि यार खलीफा इब्राहिम ने पूछा कि क्या हुआ, कह रहा साहब हमको साहब लैला चाहिए साहब। तो इब्राहिम ने कहा अच्छा तू चिंता मत कर, अपने मंत्रियों से कहा ऐसा कर 10 इस प्रांत की जो सबसे खूबसूरत महिला है उनको 10 लेकर आओ। और दूसरे दिन मजनू को बुलाया गया और कहा गया इस 10 में से कोई एक ले जाओ जो तुम्हें पसंद आए, और नहीं तो 10 की 10 ले आओ, पर आज के बाद रोना मत। तो गया, एक एक करके उसने सारी औरतों के चेहरे देखे, फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा, बोला सरकार इसमें लैला नहीं है। इब्राहिम ने कहा मार के भगाओ इस बदतमीज को, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी में, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी आदमी के लिए। तो जा रहा है, उसको जाने दो, मैं जा रही हूं, जा, मैं जा रहा हूं, जा, नेक्स्ट दूसरा लाओ। तो तीसरी जो दुल्हन है ना, वो पता किसके पास आती है? नेपोलियन मॉडल के लोगों के पास आती है, जोसेफिन। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम इन तीनों में से किसी में नहीं हो तब तो नाचोगे दोस्त, और जिंदगी भर नाचोगे। बारात में सिर्फ वही लोग नाचते हैं जिनको बड़ा लगाव होता है दूल्हे से, और ये जो सोच रहे होते हैं कि गए बेटा अब ना निकल पाओगे बाहर। नेपोलियन का जो अप्रोच है, शुरुआत किस चीज से है? सिपाही से। फ्रांस का है भी नहीं वो, नेपोलियन फ्रांस का नहीं है, नेपोलियन इटली का है। कॉर्सिका एक आइलैंड है, उस पर पैदा हुआ है। चूंकि कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस को मिल जाता है, तो फिर फ्रांस के स्कूलों में पढ़ा बड़ा है। शुरुआत करता है सेना में एक सिपाही के रूप में। तुर्लॉन एक बंदरगाह है फ्रांस का, वहां उसकी पोस्टिंग है जिस वक्त क्रांति चल रही है, और पूरे फ्रांस में हंगामा है, पर उसके बंदरगाह पे कोई हंगामा नहीं, एक सिंगल बदतमीजी नहीं हो रही है। क्रांति चल रही है, पूरा फ्रांस जल रहा है, एकमात्र जगह है पूरे फ्रांस में तुर्लॉन जहां कोई हंगामा नहीं। डायरेक्टरी को पता चलता है, पेरिस में डायरेक्टरी बैठी हुई है, डायरेक्टरी को पता चलता है कि भाई कौन है ये, तुर्लॉन में किसकी पोस्टिंग है? बोले साहब नेपोलियन एक यंग लड़का है साहब। बोले बुलाओ इसको। तुम्हारी काम में एफिशिएंसी होनी चाहिए, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। जितनी मेहनत यहाँ का लड़का करता है ना, जितनी मेहनत, बस मेहनत ही करा जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं, जब देखो तो पढ़ रहे हैं। माँ बाप का बस चले तो 28 करवा दें कि सपने में भी पढ़ा करो। एफिशिएंसी नहीं है। डायरेक्टरी उसको तुर्लॉन से पेरिस बुलाती है, पेरिस की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी, और पेरिस पहुंचता है, सबसे पहला ऑर्डर देता है कि जिसके जिसके पास वेपन्स है रिकलेक्ट करो। बैस्टिल लूटा था ना, बैस्टिल का किला लूटा था, तो ऑर्डर देता है कि जितने लोगों के पास वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वापस लेकर आओ। और तलाशी चल रही घर घर में, सबसे अस्त्र वापस लिए जा रहे हैं। उसी दौरान एक घटना घटती है,
एक बच्चा उसके ऑफिस में आता भागता हुआ, गन हाथ में लिया है, कहता आई विल नॉट गिव द गन ऑफ माय फादर, मैं अपने पिता की बंदूक नहीं दूंगा। और उस लड़के के पीछे एक लेडी आ रही भागते हुए, और वो है जोसेफिन, फ्रांस के एक अरबपति की पत्नी, विधवा, जिसकी दोस्ती फ्रांस के जो सबसे टॉप ब्रास के लोग हैं उनसे है। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है बाररा, उससे भी दोस्ती है। और नेपोलियन पहचानता है, जैसे वो जोसेफिन को देखता है, लड़के से कहता है नहीं देनी, जाओ। और गन चाहिए, ये आदिकाल का सूत्र है भारत में, पूरी दुनिया में। माँ के करीब आने के लिए लोग अक्सर बच्चों का ही सहारा लेते हैं। सोसाइटी में भी करते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है, रख दे बे, माँ भी प्यारी है, रख। और यहीं से दोस्ती शुरू हो जाती है जोसेफिन और नेपोलियन की। और फिर उसी पे वो गाना बनता है, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और नेपोलियन और जोसेफिन की शादी हो जाती है। शादी करता है एक विधवा से, 4 बच्चों की माँ से, अपनी बड़ी स्त्री से। पता है उसे क्यों कर रहे हैं? कोई भावुकता नहीं है। भावुकता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो अंधी भावुकता है तो तुम्हारी भी जोसेफिन तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर एफिशिएंसी जो है ना, एफिशिएंसी। पर एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। तुम आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हो, और आईएएस अपने शहर का राजा है, प्रधानमंत्री की मूवमेंट को भी रोक देगा। अगर वो सुरक्षा का वो बना लेगा, उसको अगर मन में आ जाएगा कि इस मूवमेंट को नहीं करानी है, तो ठीक है, आप क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, आप पनिशमेंट पोस्टिंग दे दोगे, आप 1 साल के लिए बैठा दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अगर उसने मन में ठान ली कि भाई प्रधानमंत्री को इलाहाबाद से बनारस नहीं जाने देना है, तो नहीं जाने देगा। और अगर तुम्हें जॉब की तलाश है, अब तुम्हें यहाँ पे एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि आईएएस तुम्हारी महत्वाकांक्षा है या तुम्हारा जॉब है। हम जब यहाँ आए, हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब मिडिल क्लास परिवार से ही लोग यहाँ हैं, सारे के सारे लोग। हमें पता था कि भाई, मुझे पता था कि मेरे फादर 1998 में रिटायर हो रहे हैं, और जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद वो पैसे नहीं दे पाएंगे। आप सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हो? आप इस बात का इंतजार करते हो कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएं। जॉब करने में क्या दिक्कत है? जॉब और महत्वाकांक्षा ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल, मतलब उन दोनों को मिलाया ही नहीं जा सकता। और चौथा, जो दूल्हा स्वयंवर से उठा लाया स्त्री को, वो अर्जुन है। डेडिकेशन इतनी ज्यादा है, काम करने का ढंग इतना प्यारा है। अगर गीता दुर्योधन ने सुनी होती ना, तो दुर्योधन कहता कि बगैती कर रहे हैं कृष्ण। खैर, भगवान दुर्योधन को सुनाते भी नहीं, मरा हुआ दिमाग का आदमी है। 5 गांव देना है, 5 गांव का प्रधान राजा तुम ही हो। हर महीने इनको पर फाइन लगाओ कि काले बैल नहीं है गांव में, 3000 रुपया ले आओ। सरकार का काम क्या है? सरकार सीधे तौर पर किसी को थोड़ी परेशान करती। ईडी सीबीआई आज है तब भी थी, ऐसा थोड़ा है कि राज्य के पास आज ही है। 4, पहला कैरेक्टर रैंचो, स्त्री मंडप से जा रही है, लेकिन क्वालिटी है, वो क्वालिटी तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा कैरेक्टर शेरशाह सूरी, सबसे बड़ी खासियत क्या है उसकी? प्लानिंग। वो आदमी योजना बना रहा है, एक एक चीज। जब बंगाल पर उसका कब्जा हुआ तो उसके साथियों ने कहा कि आप शहंशाह की उपाधि ले लें। उसने कहा नहीं। उसने उपाधि ली, कौन सी? हजरत आला की। बंगाल में उसने शहंशाह की उपाधि नहीं ली, बंगाल में उसने उपाधि ली हजरत आला की। उसने कहा जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा तभी शहंशाह की उपाधि लूंगा। और उसकी जो नीतियां हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, आज तक भारत सरकार उसको मानती है। आज तक ये जो तुम एमएसपी का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भारत के इतिहास में शुरू करने वाला शेरशाह सूरी है। और तब उस नीति का नाम था रे। प्रशासनिक नीतियां, भू राजस्व, जीटी रोड, करेंसी सिस्टम। तीसरा नेपोलियन। एफिशिएंसी लानी पड़ेगी तुम्हें अपने काम में। और चौथा अर्जुन। जितनी ज्यादा डेडिकेशन